इनमें बेस्ट ट्रीटमेंट्स जो आप ऑप्ट कर सकते हो, बॉन्ड रिपेयर ट्रीटमेंट्स आते हैं जैसे ओलाप्लेक्स या इवन आप घर पे भी कर सकते हो। बाल वॉश करने से पहले लगाना चाहिए कि शैम्पू के बाद लगाना चाहिए? इट इज कॉल्ड रिवर्स कंडीशनिंग। ये लोगों ने ना बहुत ज़्यादा डरा दिया है कि सल्फेट फ्री होना चाहिए, सल्फेट फ्री होना चाहिए, बट सल्फेट्स आर एक्चुअली गुड। जितना जल्दी आप प्रिवेंट कर लोगे तो फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट की मे बी नीड ना पड़े। हेयर ऑयल ज्यादा बेटर है कि हेयर ग्रोथ सीरम? पेप्टाइड कंटेनिंग सीरम, रिडेंसिल कंटेनिंग सीरम। तो अगर इस चीज़ में किसी चीज़ की कमी है तो अगर उसके कारण आपके ग्रेइंग हो रहा है तो ही वो करेक्ट होंगे। वी टेक आउट योर ब्लड 10 to 20 ml ब्लड, उससे हम प्लाज्मा सेपरेट करके उसको हम इनचेक करते हैं। तो वो प्लाज्मा में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। एंड ही केम टू मी आफ्टर 1 year, ही सेड मेरे बाल आ गए। आज जीवन कोश स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आकृति गुप्ता, जो एक एक्सपीरियंस कॉस्मेटिक एंड जनरल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अब मैं हेयर हेल्थ पे बात करना चाहूंगी। हाँ, sure. आजकल हेयर ट्रीटमेंट के लिए मैं ये देखती हूँ डर्मैट के पास कम जाते हैं और सैलून्स में ज़्यादा जाते हैं, जहाँ पे आपकी स्ट्रेटनिंग, रिबाउंडिंग और ये सब हो रही है। लेकिन फॉर अ बेटर कि लोगों को पता चल गया है कि ये सारे ट्रीटमेंट अल्टीमेटली आपके बालों को डैमेज कर रहे हैं। तो एज अ डर्मैट आप क्या सजेस्ट करेंगी ऐसे ट्रीटमेंट्स जो आपके बालों को अच्छा तो बना ही रहे हैं, लॉन्ग टर्म में भी आप उस चीज़ को ख़राब नहीं कर रहे हैं आपके बालों? देखो, अगर आपको सैलून ट्रीटमेंट्स कराने हैं ना, इनमें बेस्ट ट्रीटमेंट्स जो आप ऑप्ट कर सकते हो, इट्स नॉट स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग और केराटिन। उसमें कुछ ट्रीटमेंट्स आते हैं जैसे कि कुछ सर्टेन प्रोटीन ट्रीटमेंट्स आते हैं, और दूसरा एक बॉन्ड रिपेयर ट्रीटमेंट्स आते हैं जैसे ओलाप्लेक्स या K18 जो आपके एक्चुअली डैमेज्ड हेयर पे काम करते हैं। तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट एंड द बेस्ट इज हेयर स्पा। हेयर स्पा आप रेगुलरली कराओ। हेयर स्पा मैं पूछना चाह रही थी कि हेयर स्पा रिक्वायरमेंट है कि कराना चाहिए? हेयर स्पा इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट बिकॉज वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपको एक कंडीशनिंग प्रोवाइड कर रहा है, एक हेयर पे एक टेक्सचर प्रोवाइड कर रहा है, विच इज़ गुड। वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं, आपके हेयर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। बट आजकल क्या हो गया ना, हेयर स्पा में भी वो लोग डिफरेंट नेम्स लाने लग गए हैं। तो उसके साथ भी वो स्ट्रेटनिंग एंड ऑल कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आप बस एक नॉर्मल एक क्रीम लगा के हल्का सा स्टीम देके इट इज। हाँ, ये भी होता है कि हेयर स्पा लिया, उसके बाद अपने ब्लो ड्रायर करा के स्ट्रेट करा लिए बाल। नहीं, लोग क्या सैलून्स में क्या होता है कि आपने हेयर स्पा लिया तो हेयर स्पा के अंदर ही वो कुछ स्पाज उन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं जिसमें वो प्रॉपर स्ट्रेटनिंग एंड ये सब कर रहे हैं। वो नहीं कराएं, नॉर्मल हेयर स्पा कराएं। हाँ। क्या इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कब कितने टाइम में कराएं? once a month, हाँ, फॉर मेंटेनेंस इज फाइन। इवन आप घर पे भी कर सकते हो, और सैलून में कराओगे तो अच्छा। ये तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। घर पे कैसे कर सकते हैं? जैसे हम लोग आजकल सोशल मीडिया पे बहुत देखते हैं, फ्लैक्स सीड का बड़ा वो चल रहा है कि फ्लैक्स सीड मास्क आपको केराटिन ट्रीटमेंट का इफेक्ट देगा। और आजकल तो मैं एक रील देख रही थी कि वो फ्लैक्स सीड का जेल बना पूरी बॉडी पर ही लगा लिया, बालों से लेके फेस पे और पूरी बॉडी पे। वो तो एक हाइप है। देखो, फ्लैक्सीड हाँ एक शाइनीनेस देता है, टेम्परेरी स्मूथनेस देता है, विच इज़ अ गुड ट्रीटमेंट। ठीक है, वो आप कर सकते हो घर पे, वो एक तरीके का हेयर स्पा का ही काम करेगा। बट उससे कोई आपका फ्रिज ठीक नहीं होता कुछ, मतलब ये बॉन्ड लेवल पे नहीं काम करेगा। तो इट्स अ गुड। क्या करें फिर हेयर स्पा अगर घर पे करना हो तो क्या करें? हेयर स्पा घर पे करना हो तो आप एक हेयर स्पा क्रीम ले आइए, अपने बालों में लगा लीजिए, थोड़ा बहुत स्टीम ले लीजिए एंड यू हैव अ बाथ। अच्छा, आपने क्रीम की बात की तो मैं एक क्वेश्चन आया कि हेयर मास्क जो हम लगाते हैं वो बाल वॉश करने से पहले लगाना चाहिए कि शैम्पू के बाद लगाना चाहिए? आजकल नया ट्रेंड चल रहा है कि पहले रिवर्स कंडीशनिंग, मास्क लगाओ फिर आप शैम्पू करो, देन अगेन मास्क लगाओ। रिवर्स कंडीशनिंग है ना? अच्छा, हाँ, ये टर्म नहीं पता था। हाँ, इट इज कॉल्ड रिवर्स कंडीशनिंग। एक्चुअली बहुत लोग इससे अग्री करते हैं, बहुत लोग इससे डिसएग्री करते हैं, बट मैं तो इससे अग्री करती हूँ बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। जिनका बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रिजी हेयर है वो अपने हेयर मास्क को लाइक फॉर हाफ एन आवर बिफोर उसको लगा के रखें एंड देन टेक अ बाथ विद शैम्पू एंड देन योर कंडीशनर। इट गिव्स अ वेरी गुड स्मूथनेस एंड फ्रिजीनेस कम हो जाता है। आपके हिसाब से ट्रेंड अच्छा है ये? मुझे तो कुछ ट्रेंड्स तो अच्छे हैं। मतलब कुछ नुकसान नहीं है तो अच्छा है। है ना? प्रॉब्लम उसमें है जो नुकसान कर रहा है बट फिर भी उसका हाइप बन रहा है। ओके, सो शैम्पूज में भी जो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है आजकल ये आ रहा है कि सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री। तो क्या सल्फेट अगर हम सल्फेट फ्री वाले लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे हाइड्रेशन वाली या झाग वाली वो वाली फीलिंग नहीं आती है? तो ये सल्फेट फ्री पे आप क्या बोलती है? सल्फेट फ्री होना चाहिए
या ये सिर्फ एक मार्केटिंग का वो है, हमें देख, जरूरत नहीं है सल्फेट ये लोगों ने ना बहुत ज़्यादा डरा दिया है कि सल्फेट फ्री होना चाहिए, सल्फेट फ्री होना चाहिए, बट सल्फेट्स आर एक्चुअली गुड। अगर आपको हेड क्लीन करना है, अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो आपको सल्फेट शैम्पूज आर गुड फॉर योर हेयर एंड स्कैल्प। बट अगर आपका बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है तो ऑब्वियसली सल्फेट फ्रीज आर गुड। नेक्स्ट मैं आना चाहूँगी हेयर ट्रांसप्लांट पर। यस, बहुत बड़ा मेजर इशू है इंडियंस में, तो खासकर मैं देखती हूँ मेल में नहीं, आजकल तो फीमेल्स में भी मैं देखने लगी हूँ कि पैचेस आ जाते हैं, चाहे वो मेनोपॉज के आसपास आ रहे हों या फिर प्रेगनेंसी के बाद आ रहे हों। तो आपके पास ज़्यादा पेशेंट्स कौन आते हैं, मेल्स आते हैं कि फीमेल ज़्यादा? देखो हेयर लॉस ना मेल्स का सबसे बड़ा कंसर्न है, बिकॉज Baldness उनमें उनको यस ज़्यादा होती है। बाल्डनेस दिखने लग जाता है। मेरे क्योंकि पास short hair हाँ होता है हाँ इसलिए। पेशेंट वही आते हैं क्योंकि उनका दिखता है एक्चुअली। आजकल तो थोड़ा सा जल्दी होने लग गया है, लाइक पहले तो 40s के बाद मेल पैटर्न बाल्डनेस होता था, अब तो अर्ली 20s 20s में ही में हो हाँ जाता है। इवन टीनेजर्स लाइक 17-18 में भी हेयर बाल्डनेस स्टार्ट हो गया है बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। थोड़ा सा पोल्यूशन, हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है अभी, ठीक है। तो उन लोगों को तो बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना घबराओ मत, अपना डाइट पे ध्यान दो, अपना डॉक्टर से जाके कंसल्ट करो, बिकॉज जितना जल्दी आप प्रिवेंट कर लोगे, अगर आप हेयर फॉल को प्रिवेंट कर लोगे तो फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट की मे बी नीड ना पड़े। अगर ये जेनेटिकल हो मैम, जैसे अगर मेरी Gen- फैमिली में भी है तो रोक सकते हैं क्या इसको विद डाइट और लाइफस्टाइल? जेनेटिकली तो होता ही है, 90% मेल Genetically पैटर्न होता है। बाल्डनेस इज जेनेटिक्स ओनली, 90% से ऊपर ही। बट अगर आप उसको अच्छे से मैनेज करते हो, आपकी डाइट एंड लाइफस्टाइल अच्छा है, तो हो सकता है ये मैनेज हो जाए। बाकी आप एक मिनॉक्सिडिल लोशन या फिर आपके डॉक्टर ने जो भी आपको प्रिस्क्राइब किया, अगर उसको आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली यू कैन प्रिवेंट योर बाल्डनेस। हेयर ग्रोथ सीरम आजकल बहुत आने लगे हैं, जो नॉर्मल लोग भी अपने हेयर रूटीन में इंक्लूड कर देते हैं। तो हेयर ऑयल ज़्यादा बेटर है कि हेयर ग्रोथ सीरम ज़्यादा बेटर? देखो, क्या करना चाहिए अगर नॉर्मल, अगर मुझे हाँ बाल्डनेस नहीं है तो? अगर आपको कंडीशनिंग चाहिए तो आप हेयर ऑयलिंग करो, क्योंकि हेयर ऑयलिंग आप मेनली लेंथ्स पे करते हो। रूट्स पे अगर ऑयलिंग से अगर आपको वो नहीं होता, लाइक एक्ने इश्यूज नहीं होते, डैंड्रफ इश्यूज नहीं होता, तो आप रूट्स पे भी कर सकते हो। बट आई यूजुअली टेल माई पेशेंट्स कि आप 1-2 घंटा पहले लगा लें हेयर ऑयल एंड देन यू वॉश योर हेयर। तो अगर कंडीशनिंग आपको इफेक्ट चाहिए तो आप हेयर ऑयलिंग करिए, ठीक है। अगर आपको हेयर ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक कुछ चाहिए तो फिर आप ये हेयर ग्रोथ सिरम्स जो मार्केट में, जैसे पेप्टाइड कंटेनिंग सिरम्स, रिडेंसिल कंटेनिंग सिरम्स, तो आप इस तरीके के सिरम्स इंक्लूड कर सकते हो। या फिर ऐसा करें कि स्कैल्प में हम सीरम लगा लें और लेंथ पर नहीं हम नहीं ऑयल लगा ऐसा लें? कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो आप ऑयलिंग सजेस्ट करें कि ऑयलिंग हमें सिर्फ लेंथ पे करनी चाहिए, स्कैल्प पे करने की जरूरत नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, अगर मान लो मैं लगाना चाहती हूँ, मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है या एक्ने वैक्ने भी नहीं होता मुझे, तो मैं सिर्फ लेंथ पर लगाऊं? आप स्कैल्प पे भी लगा सकते हो, बिकॉज वो थोड़ा सा जब आप मसाज करते हो ना तो वो ब्लड मसाज सर्कुलेशन से सर्कुलेशन। बढ़ाता है, दैट्स इट। उसका बस यही काम है और हाँ, कुछ काम तो नहीं फिर है। मुझे एक्स्ट्रा ग्रोथ सीरम पर नहीं नहीं, स्पेंड करने की जब जरूरत आपको नहीं हेयर है। फॉल नहीं है तो क्यों उन पे आप स्पेंड करोगे? ये ना इंस्टाग्राम पे और Unnecessary ये हाँ चीजें हो सोशल गई मीडिया है। पे अननेसेसरी ट्रेंड्स हो गए हैं बस कि लेना है, हाँ। बट हर चीज़ आपके लिए नहीं है। बेस्ट हेयर ऑयल कौन सा आप प्रेफर करना चाहेंगे, कि मतलब सरसों का तेल लगाएं कि नारियल का तेल लगाएं कि कौन नहीं सा नहीं, तेल आई यूजुअली प्रेफर कि कोकोनट ऑयल लगाओ, प्लेन कोकोनट ऑयल, एंड उसमें अगर आपने मिलाना है हेयर के लिए तो 2-4 बूंद कैस्टर ऑयल मिला दीजिए एंड लगा लीजिए। ओके। कैस्टर ऑयल क्यों थिक होता है कैस्टर इसलिए? ऑयल थिक होता है, वो हेयर के लिए अच्छा होता है, अच्छा मतलब अच्छा कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है। कैस्टर ऑयल आजकल लोग स्किन पे भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो वो इतना थिक होता है, प्रॉब्लम नहीं देता है? वो सब कुछ देता है बट लोग नहीं समझते। तो नहीं लगा स्किन नहीं लगाना चाहिए, ऑयल इज नॉट फॉर द स्किन। ओके। हाँ, लेकिन आजकल हम फेस फेस ऑयल ऑयल्स बहुत आ आते रहे हैं, हैं, हाँ मसाज करने से पहले रिकमेंड किया जाता है कि आपको फेस ऑयल लगाओ, तो हाँ, नहीं लगाना नहीं चाहिए। लगाना चाहिए। वो इसलिए लगा रहे हैं लोग बिकॉज उसको लगाने से एक शाइन आ जाती है तो लोगों को लगता है ग्लो आ गया। Moisturize बट हो हाँ, रहा है। जिनका ऑयली स्किन है वो तो फिर उसको खराब करेगा ही करेगा, एक्ने की प्रॉब्लम और होगी। बॉडी पे ऑयलिंग करनी चाहिए नहीं? बॉडी पे आप ऑयलिंग कर सकते हो, आफ्टर बाथ आप प्लेन कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो। या फिर बाथ से पहले ऑयल लगा के फिर नहाना? हाँ, वो भी आप कर सकते हैं, लाइक आप मसाज करा सकते हो, जैसे मसाजिंग में तो ऑयल ही यूज होता है, बट फेस के लिए नहीं होता ऑयल। फेस में नहीं लगाना चाहिए हाँ बेसिकली आपको ऑयल। ओके। और हेयर के लिए आप बोल रही हैं कि कोकोनट ऑयल, हाँ, उसमें नहाने थोड़ा से 1 सा घंटा पहले। कैस्टर ऑयल
लेकिन आजकल अलग-अलग जैसे हेयर पोरोसिटी की भी बात आजकल बहुत आने लगी है कि आपकी लो पोरोसिटी है कि हाई है, तो आप जोजोबा ऑयल लगाएँ या कैस्टर ऑयल लगाएँ, ऐसा कुछ है? मतलब सब मेरे बाल चाहे कैसे भी हों, मैं नॉर्मल कोकोनट ऑयल में पहले तो ये कैस्टर ऑयल बताओ डाल के ना, डाल नॉर्मल बंदा हाँ, पोरोसिटी समझेगा कैसे? वो आजकल वो भी टेस्ट आने लगते हैं कि आप पानी के अंदर बाल डाल के देखो, वो अगर नीचे नीचे ढूंढ चला नीचे जाता है चला तो हाई है, लो है, आई डोंट प्लीज नो यार क्या है। कंसल्ट योर डॉक्टर, वो हाँ, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। डू नॉट फॉल फॉर दीज ट्रेंड्स। आज कोई कुछ बोल रहा है, वही इन्फ्लुएंसर आपको कल कुछ और बोल देगा, तो डू नॉट फॉल फॉर दैट। अच्छा एक और चीज़ चलती है मैम कि अगर आपके बाल ग्रे हो गए हैं, तो एक बाल अगर जो हो गया है ऑलरेडी वाइट हो गया है, तो वो रिवर्स हो सकता है क्या? देखो थियोरेटिकली बोलूँ तो नहीं हो सकता, हाँ। बट प्रैक्टिकली माय पेशेंट्स हैव गिवन फीडबैक कि उनके बाल जैसे वाइट हो गए थे तो वो मतलब ब्लैक Premature होने अगर लगे हैं graying प्री हुई है। मेच्योर केनाइटिस में। तो वो मेनली तभी होता है कि जब या तो उनको कोई डेफिशिएंसीज हैं तो वो हमने करेक्ट कर दिया, तो जब उनके नए बाल आए तो वो ब्लैक आते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके। तो ऐसा नहीं है, यू कैन ट्राई, बट 30 मतलब आफ्टर 25 to 30 years बट ये ऑफ एज किसी नहीं होता। ऑयल या फिर ऐसे किसी सीरम या किसी क्रीम नहीं से नहीं पॉसिबल है? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके। तो मतलब या तो डाइट से हो सकता है या फिर डाइट ट्रीटमेंट आप ले आपका सकते सबसे पहले टेस्ट होते हैं, तो लाइक वही कि फेरेटिन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, और फिर ये विटामिन B12, विटामिन D। तो अगर इस चीज़ में किसी चीज़ की कमी है, तो अगर उसके कारण आपके ग्रेइंग हो रहा है तो ही वो करेक्ट होंगे। ओके। एक जनरल अगर नॉर्मल स्किन हेल्थ और हेयर हेल्थ के लिए अगर सप्लीमेंट्स की बात करूं, नॉट फॉर द यंग पर्सन, एज के साथ अगर मेरी एज बढ़ रही है और मुझे वो एंटी एजिंग के साथ इफ़ेक्ट के साथ ऑब्वियसली आपकी बॉडी उस तरह से चीज़ें नहीं एब्जॉर्ब कर पाती टाइम के साथ साथ, तो सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो एक नॉर्मल स्किन और हेयर हेल्थ के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? कौन से सप्लीमेंट्स हमको ऐड करने चाहिए अपने आपको स्किन सप्लीमेंट्स में सबसे पहले तो विटामिन C आपके डाइट में ऐड करना डाइट चाहिए। में? हाँ, डाइट में भी ऐड Along करना with चाहिए। skin? हाँ, अलॉन्ग विद द टैबलेट्स भी आप कभी कभी ले सकते हो। आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि डेली बोल रहे हैं कि हम तो डेली ग्लूटा ले रहे हैं, डेली विटामिन C ले रहे हैं, बट उसका यूज़ क्या है? कभी कभी लो, लाइक 1 to 2 months आपने लिया, फिर थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दिया, फिर ले लिया, तो इट इज़ लाइक दैट व्हाट आई यूजुअली टेल माय पेशेंट। बिकॉज एक चीज़ आप बहुत कंटिन्यूअसली कब तक ले लोगे? ब्रेक लेना चाहिए हर चीज़ हाँ, वो तो से। हर सप्लीमेंट में हाँ, वो डॉक्टर्स हर बोलते हैं कि सप्लीमेंट में आपको होता है। ब्रेक लेना। विटामिन D एंड विटामिन B12 आपको आपके लेवल्स के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। अगर आपकी बॉडी को नीड है तो लो, वरना मत लो। अगर मेरी हेयर हेल्थ खराब है मैम, तो एक जनरल बूस्ट देने के लिए तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर इन टर्म्स ऑफ सप्लीमेंट एंड देन फिर डाइट की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपका हेयर हेल्थ ख़राब है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, तो वो इंटरनल इशू भी हो सकता है, एक्सटर्नल इशू भी हो सकता है, विच इज़ पोल्यूशन एंड ऑल। इंटरनल इश्यूज़ में वही होता है कि फर्स्ट गेट योर ब्लड लेवल्स चेक, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन्स वगैरह दी जाती हैं। अगर आपको रेगुलर एक मल्टीविटामिन लेना है तो बायोटिन बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, बट बायोटिन के लड्डू भी चल रहे हैं आजकल बहुत। बायोटिन के लड्डू, देन सीड मिक्सेस लड्डू, वो सीड मिक्सेस लड्डू वगैरह ठीक है, बट बायोटिन का ये है कि बायोटिन पहली बात तो हमारे अंदर डेफिशिएंट ही नहीं होता। जो लोग ऐसे ले लेते हैं कि बस बायोटिन की कमी है तो हमने हेयर के लिए ले लिया, बायोटिन से कुछ नहीं होने वाला। तो आपको एक जनरल मल्टीपल विटामिन्स एंड मिनरल्स का कॉम्बिनेशन चाहिए, जिसमें बायोटिन भी हो थोड़ा बहुत, जो आपके हेयर को ग्रोथ कर सके। मतलब ऐसे प्रोमिनेंटली बायोटिन को फोकस करके करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल हमें अपने मल्टीविटामिन लेवल्स को ही हाँ। चेक में रखना चाहिए। तो ये लड्डू आपको लड्डू ले सकते हो, बट ठीक है, वो आपको एक एडिशनल सपोर्ट दे देते हैं। वो बस उससे कुछ आपका ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे। बट मेरा कंसर्न ये आता है मैम कि आजकल जो सीड्स का ऑब्सेशन लोगों को स्टार्ट हो गया है, हर चीज़ में सीड्स डाल देना, या फिर कई जगह तो मैं देखती हूँ, ठीक है, कई लोग होते हैं जो थोड़ा सीड उन्होंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया, मेन उनका इंग्रेडिएंट कुछ और होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं सिर्फ स्पेसिफिकली सीड डाल के सारी चीज़ें बना देते हैं, जैसे अगर लड्डू बनाए या क्रैकर्स बनाए तो सिर्फ सीड्स होते हैं। तो इतना सीड खाना हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है क्या? देखो, एज आई सेड, ओवरडोज इज़ ऑलवेज बैड, बट सीड्स हेल्दी फैट्स होते हैं, तो आप ले सकते हो, वो कोई इशू वाली बात नहीं है, बट ऑलवेज कीप इन मॉडरेशन एवरीथिंग। दिस इज़ माई मंत्रा। बाकी तो बेसिक अगर मैं 5
अच्छे हेल्दी फैट वाले सीड्स अगर आपसे पूछूं तो कौन कौन से होने चाहिए जो हमारी स्किन और हेयर हेल्थ को भी सपोर्ट करें? देखो पंपकिन सीड्स आते हैं, देन चिया सीड्स आते हैं, तो वो यू हैव टू सोक इट इन Soak वाटर, करना है। हाँ, इन नाइट। इवन सब्जा सीड्स वो बहुत जल्दी, लाइक आपको हाफ एन आवर टू 1 आवर हाँ, बिफोर उसको आपको जरूरत नहीं होती ड्रॉप ज़्यादा करके लेना उसकी। पड़ता है। हाँ, एंड देन आते हैं फिर आपके सनफ्लावर सीड्स, वो आप ले सकते हो। देन फ्लैक्स सीड्स आते हैं, वो भी आप ले सकते हो। फ्लैक्स सीड्स को मैम क्या सोक करके लेना चाहिए या रोस्ट करके खाना चाहिए? क्या फ्लैक्स सीड्स को मेनली लोग रोस्ट करके खाते हैं, सोक करके नहीं खाते सोक उनको। करने के हाँ, बाद आप अपनी रोटी में रोटी के आटे में भी डाल सकते हैं, वो आपका मेटाबॉलिज्म और गट हेल्थ को मेंटेन करता है। ओके, और साथ में हमारी स्किन और वो भी। जब आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होती है तो डेफिनेटली वो स्किन और हेयर पे दिखता है। तो अगर मेरी गट हेल्थ खराब है तो मेरी स्किन मुझे कैसे बताएगी? क्या क्या सबसे पहले साइंस आते हैं उसमें? ब्रेकआउट्स होते हैं, ब्लोटिंग होता है, तो वो ऑब्वियसली आपके फेस पे भी दिखता है। जैसे मैंने सुना है अगर मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो वो सबसे पहले स्किन पे दिखाई देती है, तो वो कैसे, क्या साइंस होते हैं कि मेरी बॉडी बता रही है मुझे, कि मेरी स्किन बता रही है मुझे बेसिकली कि इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर? डल एंड डिहाइड्रेटेड स्किन। आप जब सो के उठते हो तो आपके चेहरे पे एक हल्की सी स्वेलिंग रहती है, Puffiness ब्लोटेड, हाँ, पफिनेस रहती है, तो वो एक साइन है कि आपकी बॉडी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इन्फ्लेमेशन साइंस है। पफिनेस से मेरे को एक चीज़ और याद आई मैम, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ ही दिखाते हैं कि वो सुबह सुबह उठ के आइस से भरे बाउल के अंदर फेस डिप कर लेते हैं, तो वो क्या इफेक्ट देता है बेसिकली? वो एक टेम्परेरी कामनेस देता है, आपके पोर्स को थोड़ा बेटर कर देता है, टेम्परेरी। मतलब ऑब्वियसली आइस क्या करेगा, श्रिंक कर देगा आपकी स्किन को, बट अगर आप ये डेली कर रहे हो, लाइक हफ्ते में 1 या 2 बार किया, इट्स फाइन, बट अगर आप ये चीज़ डेली कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होती है, इरिटेशन, रेडनेस, सेंसिटिविटी, ये सारे इश्यूज आते हैं। सो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहते हो हफ्ते में 1 बार या 2 बार, या जब आप बाहर जा रहे हो किसी फंक्शन के लिए, तो मेकअप से पहले। मेकअप आर्टिस्ट में बेसिकली ये चीज़ कराते हैं मेकअप स्टार्ट करने से पहले। दैट्स व्हाट आई सेड ना, बाहर कहीं फंक्शन के लिए जा रहे हो तो आप मेकअप से पहले इसको आप कर सकते हो, once or twice a week, बट डू नॉट मेक इट अ हैबिट। सो डाइट में प्रोटीन के अलावा, जैसे मैं सुनती हूँ डॉक्टर्स को बोलते हुए कि आपकी जो डाइट है वो मल्टी कलर होनी चाहिए, रेनबो डाइट होनी चाहिए, तो उसकी ज़रूरत है कि अलग अलग कलर की चीज़ें जैसे आजकल मतलब ये भी एक मार्केटिंग हो गया कि आपकी पर्पल कलर की कैबेज डालो, इसके अंदर येलो कलर की जुकीनी डालो और ये सारी चीज़ें वो ज़रूरी है, या हम नॉर्मल अपना जो इंडियन किचन में चीज़ें मिलती हैं उनको भी खा के हेल्दी रह सकते हैं? देखो, हर चीज़ ना बजट पे डिपेंड करता है। अगर आपका बजट अच्छा है देन डू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स। जुकीनी हो गया, एवोकाडो हो गया, हो गया, ये सब चीज़ें। क्या सच में मुझे ज़रूरत है एवोकाडो खाने की, या मैं नॉर्मल अपने फ्रूट्स नहीं, आप नॉर्मल गुआवा ले लीजिए, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भर के हैं, तो आप वो सब चीज़ें ले सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें सजेस्ट कीजिए मैम जो सस्ती भी हो और जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी अच्छे। गुआवा हो गया, ऑरेंजेस, दीज आर वेरी गुड। देन उसके अलावा स्ट्रॉबेरीज भी ले सकते हो, चलो स्ट्रॉबेरीज हमारे घर में इतना नहीं आता। देन उसके अलावा जैसे अभी सीजन चल रहा है तो वाटरमेलन और मस्क, जामुन अच्छा है, जामुन बहुत अच्छा है, जामुन इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। देन उसके अलावा जैसे अभी समर सीजन चल रहा है ना, हम समर सीजन की बात करते हैं, तो इसमें आप वाटरमेलन अच्छे से लीजिए, वाटरमेलन, मस्क मेलन, इनमें वाटर होता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, और डेफिनेटली वो आपकी स्किन पे एक डीपर लेवल पे भी काम करेगा। एलोवेरा जेल अगर मैं बात करूँ मैम, कि अगर मेरे घर में लगा हुआ है, पौधा लगा हुआ है, तो क्या डायरेक्ट उसकी लीफ निकाल के, उसका जेल निकाल के मैं लगा सकती हूँ? इज इट सेफ? लगा सकते हो until and unless you are not allergic to एलोवेरा। हाँ, कुछ लोगों को होती है एलर्जी, दाने हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोगों को एलोवेरा बिल्कुल सूट नहीं करता, तो पीपल आर देयर, अगर आपको एलर्जी नहीं है यू कैन अप्लाई दैट। बालों में भी लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं, वो कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है। स्कैल्प पे नहीं, बालों में लगाइए, स्कैल्प पे वो कुछ नहीं करेगा। स्कैल्प पे कोई फायदा नहीं है? क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। ओके, सो बालों पे लगाएं, हाइड्रेशन होता है, कंडीशनिंग होता है, यस। ओके, सो बालों से मुझे याद आया मैम, पीआरपी के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि पीआरपी क्या होता है, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट से कैसे अलग होता है? PRP इज़ अ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होती है, और इसी का एक अलग वर्जन होता है ग्रोथ फैक्टर थेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं, वी टेक आउट योर ब्लड, 10 to 20 ml ब्लड, उससे हम प्लाज्मा सेपरेट करके उसको हम इंजेक्ट करते हैं। तो वो प्लाज्मा में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह, जो आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं और हेयर फॉल को भी रोकते हैं। ओके, सो ज़्यादा इफेक्टिव क्या है, नॉर्मल ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट वाला या पीआरपी?
PRP इज़ अ मेंटेनेंस थेरेपी। अगर आप बहुत अच्छा। अर्ली फेज ऑफ हेयर फॉल पे हो, जैसे 90s में आ जाते हैं, 20s में लोग आते हैं, तो PRP इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर देम, बिकॉज हम हर किसी को पकड़ के सीधा हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते ना। हेयर ट्रांसप्लांट उसी को बोलते हैं जिसका डेंसिटी अच्छा है ना। अच्छा। और प्लस आपको इवन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट आपको PRPs करानी पड़ती है टू मेंटेन दैट। ओके, तो आपके पास फीमेल पेशेंट्स भी आते हैं ये हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? फीमेल पेशेंट्स वैसे ट्रेंड तो इंक्रीज कर रहा है हेयर ट्रांसप्लांट में, बट अभी तो मेनली मेल ट्रांसप्लांट्स ही ज़्यादा होते हैं। कोई ऐसा केस आपके सामने आया हो कि जहाँ आपको लगा हो कि हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है, इसको बाकी चीज़ों से ठीक किया जा सकता है, और वो आए थे आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? अच्छा, मेरे पास एक पेशेंट आया था, ही वाज 50 ईयर ओल्ड से अबव, और उनका बिल्कुल ऐसे कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। ही वाज आस्किंग मी कि कुछ दे दो, बस यहाँ पे हल्का थोड़ा बहुत हेयर था पीछे, लाइक ग्रेड 6 ग्रेड 7 एलोपेशिया। तो उन्होंने मेरे से बोला कि मैम कुछ तो लिख दो, कुछ तो लिख दो। आई सेड सर हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता आप में तो ही सेड कुछ भी दे अच्छा, दो। कुछ एज के बाद ऐसा हो जाता है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट भी मैम अगर बाल नहीं अच्छा, है तो बाल ही नहीं है तो कहाँ से होएगा? लगाओगे, और कितना आप कवर अप कर दोगे, है ना, कितना आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, लाइक चेस्ट हेयर भी ले लोगे, बियर्ड हेयर भी ले लोगे, कितना आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो आई सेड सर कि मैं तो कुछ नहीं लिख सकती, आप विग लगवा लीजिए या कुछ उस तरीके का। तो ही सेड कुछ भी लिख दीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है ना, देन ट्राई मिनॉक्सिडिल, बट आप इसको रेगुलर लगाइएगा। एंड ही केम टू मी आफ्टर 1 year, ही सेड मेरे बाल आ गए। वाओ, सो नाइस। तो आई वाज आल्सो शॉक्ड कि हाँ चलो कुछ तो काम, मतलब अच्छा हुआ कुछ अगर काम आपके कर पास रहा है। पिक्चर्स हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा, मेरे पास हम अपने है नहीं, viewers के मेरे साथ पास share है नहीं करेंगे। उनकी पिक्चर्स, बिकॉज ये तो बहुत दैट अच्छा टाइम, चीज़ है। हाँ बिकॉज दैट टाइम ही केम, तो उन्होंने तो ऐसे ही लिखवा लिया था मेरे से कि चलो कुछ नहीं तो कुछ तो लिख दो। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप मिनॉक्सिडिल कंसिस्टेंटली यूज़ करें, एंड ही यूज वेरी कंसिस्टेंटली एंड ही गॉट द रिजल्ट्स। अच्छा, इसमें मतलब ऐसे नॉर्मली लगा लेते हैं, या आजकल मैं डर्मा रोलर के बारे में भी सुन रही हूँ कि आप डर्मा रोलर यूज़ करो, बट वो कई लोगों में देखती हूँ कि उससे ब्लड भी निकलता है, और फिर भी लोग यूज़ कर रहे हैं कि इट्स फाइन एंड एवरीथिंग। बट दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, बिकॉज डर्मा रोलर्स एक्चुअली नीडल्स ही हैं। वो आप घर पे अगर लगाते हो, आप उसका स्टेरिलिटी नहीं मेंटेन कर सकते, नो मैटर हाउ क्लियरली। हाँ, आप उसको कितना भी क्लीन कर लो, अगर आप स्टेरिलिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे हो तो वो इन्फेक्शंस कॉज करता है। तो घर पे तो बिल्कुल नहीं, use घर पे करना तो चाहिए। बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। क्लिनिक्स पे भी अब हम डर्मा रोलर्स नहीं यूज़ करते, मेनली हम डर्मा पेन्स यूज़ करते हैं। ओके। हाँ, तो डर्मा पेन्स होते हैं, वो नीडल्स कंटेनिंग कुछ वो आती हैं, क्या कहते हैं, कार्ट्रिजेस आती हैं, तो वो हम उसमें पेन में लगा के उसको हम यूज़ करते हैं, एंड देन वी थ्रो इट अवे। सो मैम, लास्ट में एज अ डर्मैट आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि एक नॉर्मल हेल्दी स्किन हेयर के लिए क्या मैसेज? मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ एक तो स्क्रॉल, इस चीज़ के लिए स्क्रॉल करना बंद करें कि कौन सी क्रीम आपका पिगमेंटेशन कम कर देगी, कौन सी क्रीम आपके स्कार्स कम कर देगी। जस्ट एक आप अपने डॉक्टर के पास जाओ या डर्मैट के पास जाओ, हैव अ फुल कन्वर्सेशन विद देम कि आपके कंसर्न्स क्या है। बिकॉज जब तक आप अपने कंसर्न्स पे काम नहीं करोगे, आप बस मंगाते ही रह जाओगे। देयर आर मैनी पीपल कमिंग टू मी कि 10,000 का सीरम मंगा लिया, 10,000 के प्रोडक्ट्स मंगा लिए, और फिर उनको कुछ काम नहीं कर रहा, बिकॉज यू डोंट नो कि वो काम नहीं करता। वो तो इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया काम कर रहा है तो आपने मंगा लिया, ऐसा नहीं होता। हर एक की स्किन डिफरेंट होती है, तो आप एक स्किन केयर अपने अकॉर्डिंगली, आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली अपने डॉक्टर से जाके बनवाएं। फॉलो दैट रूटीनली, आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल चुनें, एक्सरसाइज डेली करें, और बाहर का थोड़ा कम खाएं। बाहर का ना ही खाएं तो बेटर है आजकल। हाँ एग्जैक्टली, मिलावट भी बहुत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत डिटेल में बताया, बहुत सारे कन्फ्यूजन आई गेस हमारे व्यूवर्स के क्लियर हो गए होंगे, एंड आई होप कि आगे भी अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है तो आपसे फिर से कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ श्योर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।